Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के दो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा कंसेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। दोनों कंसेप्ट आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूं, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका की पॉइंट मिस ना हो। देखो, जो ये चैप्टर सेकंड है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे ही बेसिक कंसेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखो, जो ये टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम लेमन की लैंग्वेज में समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या हुआ कि जहां तक का एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है वो होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आप किसी कॉमन मैन से पूछते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं तो वो कहेगा कि वो एरिया जिसमें हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली हम कैपिटल का सर्कुलेशन कर सकते हैं, यानी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, फ्रीली हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आप अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डोमेस्टिक टेरिटरी को कैसे डिफाइन करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which person, capital, goods and services circulate freely। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उस एरिया में लोग पैसा और सर्विसेज एंड गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ये मीनिंग होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का। लेकिन देखो, जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन करने में। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ इंक्लूड होंगे वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूं। In addition to political frontiers, first point is ships and aircrafts owned and operated by normal residents। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ नॉर्मल रेजिडेंट का। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ कि जब एक पर्सन एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड करता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो वो होता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे देखो, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही आप अर्निंग कर रहे हैं, इंडिया में ही आप कंजम्पशन कर रहे हैं और इंडिया में ही आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट की टर्म क्लियर होगी। वैसे मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर में इस टर्म को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो एक कंट्री में रहता है। अब देखो, इन पॉइंट्स को हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे कि जो भी शिप्स है या फिर जो भी एयरक्राफ्ट्स है, अगर उनका ऑनर इंडियन है और इंडिया से ही उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। अब देखो, इसे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। देखो,
प्लेन है एयर इंडिया का और चल रहा है रशिया और जापान के बीच में। तो रशिया और जापान ये हमारी बाउंड्री में नहीं आते। लेकिन देखो जो प्लेन है वो एयर इंडिया का है, यानी प्लेन का जो ऑनर है वो इंडियन है और इंडिया में ही उसे ऑपरेट किया जा रहा है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया आपको? चाहे कोई भी शिप हो, कोई भी प्लेन हो और चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री में कहीं भी ट्रेवल कर रहा हो, लेकिन अगर उस प्लेन और शिप का मालिक इंडियन है और इंडिया से ही उसे ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर? अब देखो दूसरा एग्जांपल ले रही हूं। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान। देखो ये जो प्लेन है ये सिंगापुर एयरवेज का है, ये चल रहा है इंडिया और जापान के बीच में। तो क्या ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? नहीं, ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेन का जो ऑनर है वो है सिंगापुर एयरवेज। तो ये होगा सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। चाहे ये प्लेन इंडिया में चल रहा है, लेकिन इस प्लेन का जो ऑनर है, इस प्लेन को जहां से ऑपरेट किया जा रहा है वो कंट्री है सिंगापुर, तो ये होगा सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि चाहे कोई भी शिप हो या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट हो, अगर उसका ऑनर इंडियन है और इंडिया से ही उसको ऑपरेट किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री में कहीं भी चल रहा हो, लेकिन वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms owned by resident of a country। देखो फिशिंग वेसल्स का मतलब क्या हुआ? ये मछली पकड़ने की बोट होती हैं। अगर इनका मालिक इंडिया का रेजिडेंट है, अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट इन फिशिंग वेसल्स का मालिक है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स किसे कहते हैं? देखो रिग्स होते हैं बड़े बड़े कंटेनर जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस स्टोर की जाती है। अगर उनका ऑनर इंडियन है और इंडिया से ही उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। इसी तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चाहे इंटरनेशनल वाटर में कहीं भी फ्लोट कर रहे हो, अगर उसका ऑनर इंडियन है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि चाहे कोई भी शिप हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, अगर उसका ऑनर इंडियन है और इंडिया से उसे ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसी तरह से चाहे कोई भी फिशिंग वेसल हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो या फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, अगर उसका ऑनर इंडियन है और इंडिया से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में कहीं भी वर्क कर रहे हो, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ओनरशिप और उनकी ऑपरेटिंग को कंसिडर किया जाएगा कि इनके ऑनर कौन है और कहां से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में जो फिशिंग बोट है उसको इंडियन फिशरमैन ऑपरेट कर रहा है और वही उस बोट का मालिक है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज embassies, consulates and military establishment located abroad। अब देखो ये तीनों ही टर्म मैं आपको क्लियर कर रही हूं, एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट।
जो अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री में लोकेट होते हैं, उन्हें भी हम इंडियन टेरिटरी का पार्ट कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एम्बेसी क्या होती है। देखो, एम्बेसी ये एक बिल्डिंग होती है जिसमें एम्बेसडर्स रहते हैं, जिसमें डिप्लोमेट्स रहते हैं। हिंदी में हम एम्बेसी को बोलते हैं दूतावास। यहाँ पर जो भी आपकी पासपोर्ट से, वीजा से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये अपनी कंट्री के सिटीजन को असिस्ट करते हैं। इसी तरह से सेकंड आता है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट भी एम्बेसी की तरह से ही एक ऑफिशियल बिल्डिंग होती है जहां पर कॉन्सुल्स रहते हैं। कॉन्सल किसे कहते हैं? देखो, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि अपनी कंट्री के सिटीजन को असिस्ट करना, चाहे वो सिटीजन यहाँ काम कर रहा है या फिर वो यहाँ पर ट्रेवलिंग पर्पस से आया है या फिर वो कोई बिजनेस पर्पस से आया है। इनका काम होता है अपनी कंट्री के सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ये होते हैं कॉन्सल्स के काम। अब तीसरी टर्म आती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंट्री होती है वो नेबरिंग कंट्री में डिफेंस कैंप लगाती है। वो क्या करती है? डिफेंस कैंप लगाती है, और उस कैंप में जो भी आर्मी के लोग प्रैक्टिस करते हैं वो सारा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाता है। हर कंट्री ऐसे करती है, वो नेबरिंग कंट्री में डिफेंस कैंप लगाती है, वहां पर आर्मी के लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एरिया उसी पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। सेकंड पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और तीसरा पॉइंट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। ये तीनों ही पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के साथ डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। देखो, इसमें मैंने थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल क्या है? इंडियन एम्बेसी इन रशिया। रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो रशिया का पार्ट नहीं होगी, वो पार्ट होगी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब देखो, आपको पता है एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें कौन कौन से ऐसे एरिया है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे? तो देखो, मैं आपको बता रही हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर नहीं होगा। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। अगर इंडिया में जापान की एम्बेसी है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान का। इसी तरह से जिस भी कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है वो उसी पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ ये भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एरिया के पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। अगर फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है, अगर फॉरेन कंट्री के कॉन्सुलेट्स इंडिया में है, अगर फॉरेन कंट्री मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किया है इंडिया में, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर यूएनओ और डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया में सिचुएटेड है तो ये भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट कंसिडर किए जाते हैं इंटरनेशनल एरियाज के। क्लियर? अब देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल में आपको फाइंड आउट करना है कि ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इंडियन कंपनी
इन लंदन। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया चेक करना है, बाउंड्री चेक करनी है कि कंपनी कहाँ सिचुएटेड है। देखो कंपनी है इंडियन लेकिन सिचुएटेड कहाँ है, लंदन में, तो लंदन हमारी बाउंड्री में नहीं आता, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन इंडिया। देखो इन इंडिया देखते ही आप इस पॉइंट को राइट कंसीडर कर दो, क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की बाउंड्री में आता है। चाहे कंपनी बाहर की है लेकिन इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। थर्ड पॉइंट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क क्या हमारी बाउंड्री में आता है, क्या हमारे फ्रंटियर में आता है, नहीं, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अमेरिकन। अब देखो ओनर चाहे कोई भी हो लेकिन कंपनी सिचुएटेड कहाँ है, कंपनी है इंडिया में, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज रशियन एम्बेसी इन इंडिया। देखो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आप इंडिया के एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये वर्ड आ रहा है एम्बेसी, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जिस कंट्री से रिलेटेड होते हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये रशियन एम्बेसी है, तो ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ना कि इंडिया के। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन एम्बेसी इन जापान। देखो इंडियन एम्बेसी कहाँ है, जापान में। जापान को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं एम्बेसी कहाँ की है, जहां की एम्बेसी है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कंसिडर की जाएगी, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। क्लियर। सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। होपफुली आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का जो ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा रही हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु resides in a country and whose economic interest lies in that country। देखो इसमें दो टर्म है। पहली टर्म क्या है कि एक इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी। एक इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड करता है, रिसाइड का मतलब होता है रहना, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, आप इंडियन हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है? whose economic interest lies in that country। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, यानी वो पर्सन वहीं पर अर्न कर रहा है, वहीं पर वो स्पेंड कर रहा है और वहीं पर वो एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो समझ आया आपको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन जिस पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। लेकिन देखो जब वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री में रहता है तो ये बहुत जरूरी है कि उसका टाइम पीरियड होना चाहिए मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा वो उस कंट्री में रहे, तब वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जैसे देखो अगर आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर आप 15 महीने रहते हैं, तो आप अमेरिकन रेजिडेंट बन जाएंगे। आप वहीं अर्निंग कर रहे हैं, वहीं आप कंजम्पशन कर रहे हैं, वहीं एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो आप अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे। तो समझ आया आपको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन? नॉर्मल रेजिडेंट वो सिटीजन होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, किन किन लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट में कंसिडर नहीं करते। तो पहला पॉइंट आता है foreign tourists and visitors who visit for
हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। देखो, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है इंडिया में या कोई विजिटर आता है इंडिया में, तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि देखो जो बाहर कंट्री से आ रहा है या तो वो हॉलीडेज पर आएगा, यानी छुट्टियां जब उसकी हो गई है तो वो छुट्टियां बिताने यहाँ आएगा, जब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो वो वापस चला जाएगा, या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, अपना इलाज करवाने आता है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा तो वो वापस चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज foreign staff of embassies, diplomats, member of armed forces of foreign countries। देखो, जो भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है, उनके जो भी फॉरेन स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो भी डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करते हैं। तो वो कहाँ के रेजिडेंट होंगे? वो रेजिडेंट होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के जहां से वो बिलोंग करते हैं। जैसे देखो, अगर रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो रशियन एम्बेसी का जो फॉरेन स्टाफ है वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा रशिया का। क्लियर? इसी तरह से अगर जापान एम्बेसी के डिप्लोमेट्स यहाँ हैं, एम्बेसडर यहाँ हैं, तो वो जापान के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ना कि इंडिया के। अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस लगाए हैं, अगर यहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वो पाकिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ना कि इंडिया के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO, ये भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि दे आर रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, उन्हें भी इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो वो कहाँ के रेजिडेंट होते हैं? वो रेजिडेंट होते हैं ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन देखो, अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज इंडिया में मोर देन 1 ईयर रिसाइड करते हैं, तो वो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर लेस देन 1 ईयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज रहते हैं, तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया में मोर देन 1 ईयर रहते हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसी तरह से जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में रहते हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाते। उनको ट्रीट किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। जो जहां वो काम करते हैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, बल्कि जहां वो रहते हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर? अब देखो, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना है कि कौन से नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन USA। तो क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के? आंसर इज यस, ये नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी एम्बेसी है इंडिया की, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो लोग इंडियन ही कंसिडर किए जाएंगे। जिस कंट्री की एम्बेसी होती है उस कंट्री का स्टाफ उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। तो जो इंडियन ऑफिशियल है, अगर वो USA में काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज अमेरिकन टूरिस्ट स्टेज इन इंडिया फॉर 3 months। तो क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं। देखो, ये अमेरिकन टूरिस्ट है, इंडिया में सिर्फ 3 महीने रुका है, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। कब बनेगा ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट? अगर ये इंडिया में मोर देन 1 ईयर रुक जाता है, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है।
तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन वर्किंग इन अमेरिका यूएनओ ऑफिस लेस देन अ ईयर। देखो इंडियन है, वो अमेरिका के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन अभी उसको वहां 1 साल नहीं हुआ है, तो वो अभी अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो ये कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा? ये होगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। देखो ये इंडियन है, WHO में काम कर रहा है, लेकिन ये कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया टू सी ताजमहल। फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल देखने इंडिया आया है, वो ताजमहल देख करके वापस चला जाएगा, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया किस तरह से हम नॉर्मल रेजिडेंट डिफाइन करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पर हम डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और ये नहीं है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है? पहला आता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहना चाहिए, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करना चाहिए, तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। होपफुली आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और देखो नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। और देखो एक काम और करना, मेरे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि हर बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।